तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? ये बात हम जानते हैं कि भाई एटम में न्यूक्लियस के अराउंड शेल होता है और उस शेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब किसी भी बॉडी, मूविंग बॉडी की अगर आपको पोजीशन मालूम करनी है तो आपको दो चीजों का पता होना चाहिए उस मूविंग बॉडी के हिसाब से। एक, उस बॉडी की वेलोसिटी पता हो आपको, दूसरा उस बॉडी का मोमेंटम पता हो। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि डायरेक्शन। वेलोसिटी कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन को इंक्लूड करके बात कर रहा हूं। स्पीड कहता तो मैं डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है ना। वेलोसिटी कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं डायरेक्शन इंक्लूड कर रहा हूं। और दूसरी चीज क्या कह रहा हूं? मोमेंटम, यानी कि उस बॉडी के अंदर मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है ये पता हो। क्योंकि इन दो चीजों की वजह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी फॉर एग्जांपल अभी इस पॉइंट पर है और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए 10 सेकंड बाद वो इस पॉइंट पर होगी कि नहीं होगी। इन दो चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप बता सकते हैं कि वो यहां होगी कि नहीं होगी। क्या कोई आपसे ये बोले कि 10 सेकंड बाद ये बॉडी कहां होगी, अगर आपको वो उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम बता दे तो आप बता सकते हैं कि बॉडी यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहीं भी होगी। यानी किसी भी मूविंग बॉडी की अगर आपको पोजीशन मालूम करनी है तो उसके लिए आपको कौन सी दो चीजों का पता होना चाहिए? वेलोसिटी और मोमेंटम। ये बात समझ में आ गई है? यस सर। अच्छा, अब हेजनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यानी और वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम, वेलोसिटी और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी, ये दो चीजें आप ले लें, ये साइमल्टेनियसली मालूम नहीं कर सकते। मतलब एक ही वक्त में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी आपको पता चल जाए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी आपको पता चल जाए, ये नामुमकिन है। ये कहा है हेजनबर्ग साहब। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही है। अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन जिसके बारे में अंदाजा लगाना नामुमकिन हो। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है? देखो, ऐसा होता इसलिए है, इलेक्ट्रॉन जो है ना बेसिकली वो बहुत छोटा होता है और उसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। एक तो बहुत छोटा है और ट्रेवलिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। अब इस वजह से उसकी पोजीशन को लोकेट करना बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इम्पॉसिबल है। देखो, इलेक्ट्रॉन को आंखों से देखना तो नामुमकिन है ना। जब एक चीज को आप आंखों से देख नहीं सकते तो उसको पोजीशन उसकी मालूम करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ और तरीके हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिर भी डिटरमाइन कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का तरीका है। क्योंकि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बहुत हायर लेवल स्टडी है तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन एक तरीका है जिससे मालूम हो सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं किसी एटम में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पास करूंगा उसकी पोजीशन को मालूम करने के लिए, तो उसकी पोजीशन तो मुझे एट द पर्टिकुलर स्टेज एट द पर्टिकुलर टाइम शायद मालूम हो जाए, बट उसकी वेलोसिटी एट द सेम टाइम मालूम करना नामुमकिन हो जाए। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर अभी इस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास की जिससे टकरा कर या कुछ भी होकर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने आपको कोई सिग्नल दिया। उस सिग्नल से आपने मालूम किया भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर है। अब जितने टाइम में ये सिग्नल आपको रिसीव होगा उतने टाइम में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर चुका होगा। जब इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली होगी तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बेटा चेंज हो चुकी होगी। यानी कि अभी जब हम बोलते हैं कोई बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घूमती हुई बॉडी की जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो अलोंग दी टेंजेंट होती है। ये बात पता है ना। जैसे कि यहां पर अगर बॉडी है तो उसकी डायरेक्शन यहां यस पर सर। होगी, यहां पर है तो यहां होगी, यहां पर अगर कोई बॉडी है तो यहां होगी, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होगी। तो अब अगर एक बॉडी यहां से मूव करके इस पोजीशन पर आ चुकी है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी तो चेंज हो चुकी होगी ना बेटा, यहां पर हो चुकी होगी।
तो आपने पोजीशन मालूम करी, जब तक आपको पोजीशन का सिग्नल मिला तब तक आपके पास वेलोसिटी अनसर्टेन हो चुकी है। वेलोसिटी आपकी जानकारी से, आपकी नॉलेज से, आपकी इंफॉर्मेशन से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, अब लार्जर वेवलेंथ की लाइट को हिट करें, अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की अगर मैं रेडिएशन किसी एटम में से पास करूं, ये एटम है मेरे पास, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट पास करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इसकी पोजीशन कंफर्म हो सकती है। इसी तरीके से लॉन्ग वेवलेंथ की जो लाइट रेज होती हैं उससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। और लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट से कैसे, आपके पास फिजिक्स में भी चैप्टर 8 में एक टॉपिक आएगा एक्सरे डायफ्रैक्शन। तो वो टॉपिक जो है ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे हम कहते हैं, हमने चैप्टर 2 में एक बात पढ़ी थी कि भाई NaCl जो है ना वो उसका क्रिस्टल क्यूब शेप का होता है। अब हो सकता है आप लोगों के जहन में उस वक्त सवाल आया हो कि सर देखें एटम वगैरह इतने छोटे होते हैं, हमें कैसे पता ये क्यूब होता है? आपने बताया, लेकिन आपको भी कैसे पता? तो बेटा वो एक्सरे डायफ्रैक्शन की एक टेक्निक होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि क्रिस्टल कैसा शेप में है। क्योंकि जब लाइट हम पास करते हैं ना, तो लाइट इस क्रिस्टल के मुख्तलिफ एटम से टकराकर अलग अलग एंगल्स पर बेंड होती है, अलग अलग एंगल्स पर बेंड होती है। तो ये जो एंगल्स होते हैं ना, इन एंगल्स की मदद से हम पता कर लेते हैं कि शेप क्या होगा। वो एक बड़ी डिटेल डेरिवेशन है, उसके पीछे नहीं जा रहे। मतलब हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, XRD कहलाता है, वो XRD कहते हैं उसको, XRD, एक्स रे डायफ्रैक्शन। सारा काम वो करके देता है, हमें सिर्फ उसके अंदर सैंपल प्लेस करना है, उसको मशीन को ऑन करना है और उसको कैलिब्रेट करना है, बाकी सारा रिजल्ट, पूरा चार्ट, एंगल, थीटा, सब कुछ वो बता कर दे देगा हमें। ठीक है ना? तो इस तरीके से इसका बेसिक फॉर्मूला है। सेम यही चीज हम अप्लाई करें, अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ की लेंथ को, मतलब लॉन्ग वेवलेंथ की वेव्स को अगर एटम में पास करते हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो वेव्स एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब जितनी वेव्स वो एब्जॉर्ब कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उतनी ही वेव्स रिलीज भी तो करता है। स्पेक्ट्रम वाले टॉपिक के अंदर मैंने ये बात आपको बताई भी थी, जितनी वेव्स वो एक्सेप्ट करता है उतनी ही वेव्स वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज भी करता है। तो अब इसकी मदद से कि कितनी वेवलेंथ यहां पर रिलीज हुई है और किस स्पीड से रिलीज हुई है, क्योंकि जब एटम इस वेव को इमिट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जब इस वेव को इमिट करेगा तो इमिट होते वक्त इस वेव की स्पीड वही होगी जो इलेक्ट्रॉन की होती है। मैं अगर एक बस में सफर कर रहा हूं तो जितनी स्पीड बस की है उतनी ही स्पीड मेरी बॉडी की भी है। अगर मैं एकदम से बस से छलांग लगा दूंगा तो जमीन पर मैं जब आऊंगा तो मैं रेस्ट की पोजीशन में आऊंगा, जिसकी वजह से इनर्शिया की वजह से मैं गिरूंगा। फिजिक्स में ये चीज पढ़ी है ना कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ रिलीज इस वेव की भी स्पीड उतनी ही होगी जितनी इस इलेक्ट्रॉन की होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब सोचो इलेक्ट्रॉन ने इस पोजीशन में आकर एनर्जी को रिलीज किया, मतलब, और हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली, हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, हम खुश हो रहे हैं। जितने टाइम में हमने ये वेलोसिटी मालूम करी, इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन यहां से बदलकर यहां आ चुका होगा। तो क्या हम पोजीशन मालूम कर सके? नहीं सर। बस ये प्रॉब्लम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ मालूम नहीं हो सकती। बस ये चीज हमारे पास ये बताता है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब एक वक्त में कोई एक चीज मालूम हो सकती है, फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्स मुझे मालूम हो गया तो डेल्टा पी जो है मेरे पास वो 0 हो जाएगा, h/2 पाई। अब 0 को उधर भेजूंगा तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर देगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/0। और h/0 हमें पता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट डिटरमाइन। मैथमेटिकली ये बात समझ में आई? यस सर। पता सर तो चला? मतलब यस, ये तो क्या क्या कैसे पता चला बेटे? फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या अगर इन्फिनिटी इसमें कुछ पता ही नहीं चला। यस सर।
इसमें इसी तरह आप p का भी x को भी उधर ले जाओ तो भी वो हो जाएगा। जब x को 0 रखेंगे तो p भी मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा बिल्कुल फिर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो फॉर्मूला, ये एक जैसे कह सकते हैं ना कि थ्योरी है कि ये जो डेल्टा पी और डेल्टा एक्स का जो प्रोडक्ट होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट इस दुनिया की सबसे छोटी वैल्यू है 6.62 एक्सपोनेंट -34। इससे छोटी वैल्यू इस दुनिया की कोई नहीं, मतलब अभी तक हमारी कोई साइंटिफिक कंसिडरेशन में से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है ना कि भाई ये इक्वेट नहीं हो पा रहा, एक साथ हम मालूम नहीं कर पा रहे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का जो हमने डिफरेंस लिया, हमने कहा कि भाई हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनके प्रोडक्ट में कोई मतलब हम दोनों चीजें मालूम कर सकते हैं एक साथ, सही है। और उसका लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हमने इतना कम रख दिया। जब हमने लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इतना कम रखा तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स का प्रोडक्ट बराबर आ गया एच के। लेकिन जब हमने इस पर अनसर्टेनिटी अप्लाई की कि एक वक्त में तो कोई एक ही मालूम होगा, तो ऑटोमेटिकली आंसर इन्फिनिटी आ गया, जो इस बात की वाज़ेह दलील है कि इसको हम मालूम ही नहीं कर सकते। सर तो अलग अलग भी नहीं कर सकते? अलग अलग कर सकते हैं, इसमें बात साइमल्टेनियस की है बेटा। अलग अलग तो हो सकता है, अलग अलग होने का तो तरीका मैंने खुद बता दिया ना कि कैसे करोगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की वो आपको स्पीड मालूम करनी है, लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट रेज का इस्तेमाल करो। पोजीशन मालूम करनी है तो आप जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करो। ये तो मैंने खुद बता दिया। लेकिन बैक वक्त इन दोनों को भी अगर हम भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर स्टेज पे इन दोनों का एक साथ हिट करना ये नामुमकिन है। अगर मैं इस एटम के चारों तरफ भी ये वाली कंडीशन क्रिएट कर दूं ना कि हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और और लाइट वेव भी एक साथ इलेक्ट्रॉन को हिट कर जाए, हर वक्त एक कांस्टेंट सिचुएशन भी बनाने की करूं, तो जो सिग्नल्स हमें रिसीव होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से, उसे तो मैं किसी तरह एक्सेप्ट रिसीव करना चाहूंगा ना, या जो वेवलेंथ इमिट होगी एटम से वो तो मैं किसी तरह रिसीव करूंगा। तो जितने टाइम में मैं इनको रिसीव करने की कोशिश करूंगा उतने टाइम में अनसर्टेन हो चुकी होगी पोजीशन और वेलोसिटी। मैं यही चीज समझा रहा हूँ। 2 पाई जो है h के साथ आ एच अपॉन 2 पाई ये एच कट की वैल्यू होती है बेटा, ये एच कट है। यानी कि एच की वैल्यू होती है 6.62 एक्सपोनेंट -34। इसको मैं अगर 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो, सॉरी, एच को मैं अगर 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो एक और कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं एच कट। इसकी वैल्यू और छोटी होती है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट से भी ज्यादा छोटी वैल्यू इसकी होती है एच कट की। और 2 पाई ही क्यों ले रहे हैं? और सवाल ये है कि 2 पाई इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। 2 पाई जो है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है। अच्छा सही, ओके। अच्छा एक और सर, एक और क्वेश्चन है सर, ये जो मैं एक सेंटेंस बोलूंगी तो आप ये देखिएगा क्या ये सही है। इफ वी आर सर्टेन अबाउट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन मोमेंटम इज अनसर्टेन। ठीक है, सही है। सही है ये सेंटेंस? क्योंकि एक वक्त में ओके किसी सर। एक चीज का की जानकारी हो सकती है, दोनों चीजों की एक साथ जानकारी नहीं हो सकती। वो जानकारी सर होगी जो, वो तो इंफिनिटी आएगा ना। नहीं 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 नहीं, देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं कि ये मुझे पता है और ये मुझे पता नहीं चला, तो इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा अगर मैं सिर्फ इसकी सर। बात करूं तो ये तो मुझे पता चल गया ना, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इंफिनिटी। सर कैसे पता चला डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स जो है वो पोजीशन है और डेल्टा पी जो है वो वेलोसिटी है। डेल्टा एक्स मालूम करने के लिए यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेलोसिटी मालूम करने के लिए लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। सर नहीं, ये जो अभी आपने एक साथ करा है ना, एक साथ तो हो ही नहीं रहा इसमें ना। मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, एक साथ तो कर ही नहीं सकते। मैं खुद तो मना कर रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ एक सर साथ? आपने ये जो डेल्टा पी अज्यूम करा था ना 0। बेटा वो मैंने मालूम थोड़ी किया, वो तो मैंने कहा मुझे पता नहीं चला तो मैंने 0 लिया। अब तुम्हें कोई चीज नहीं पता, तो तुम्हें कोई चीज नहीं पता तो तुम उसे वेरिएबल ही रहने दोगी। यही यही होगा नो ना एक सर, कॉन्सेप्ट, तुम उसे वेरिएबल ही रहने दोगी, क्या 0 करोगे? मतलब हाँ कर दिया। ठीक है, यस लेकिन सर। यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि भाई
डेल्टा पी हमें नहीं पता चला, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस मालूम करने की। तो साइमल्टेनियस कंडीशन के अंदर मैं एक मालूम कर सका, दूसरा मालूम नहीं कर सका, तो वो जीरो हो गया मेरे लिए। इट इज रिलेटिव टू मी, माई ओके सर। कैलकुलेशन ओनली। वो ओवरऑल सही इफेक्ट नहीं है, है वो सर। सिर्फ रिलेटिव है कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मुझे एक तो पता चल गया, मैं तो निकालने दोनों जा रहा था, दूसरा मुझे नहीं पता चला, तो मेरे हाथ में क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा ना। बस ये चीज है। तो दैट इज व्हाई आई हैव पुट जीरो हियर। तो ऑटोमेटिकली इंफिनिटी हो गई वैल्यू एक चीज की। दैट इज इंडिकेटिंग कि आप नहीं मालूम कर सकते एक साथ दोनों को। सेम अगर यही फिनोमिना तुम डेल्टा पी की वैल्यू रख के डेल्टा एक्स को जीरो रख के सॉल्व करोगे, तो वो भी इंफिनिटी देगा, क्योंकि एक वक्त में कोई एक ही मालूम हो पाएगा, दूसरा मालूम ही नहीं हो सकता। हेजनबर्ग ने ये नहीं कहा कि आप दोनों मालूम नहीं कर सकते, उसने कहा दोनों को एक साथ मालूम नहीं कर सकते, अलग अलग करो मालूम। वो तो मैंने खुद भी बता दिया कैसे हो जाएगा अलग अलग मालूम। ओके सर, समझ आ गया। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल है, ये बोहर की थ्योरी से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है। ठीक है ना, बोहर की थ्योरी से थोड़ा सा इख्तिलाफ है, क्योंकि बोहर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ना, वो कंसाइज होता है, यानी फिक्स होता है, प्रिसाइज होता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम मालूम हो सकता है, वेलोसिटी तो बोहर साहब भी मालूम नहीं कर पाए थे। हमने डेरिवेशंस में देखा है, हर डेरिवेशन में वेलोसिटी को हमने रिप्लेस किया है किसी और फॉर्मूला से। पिछली डेरिवेशंस याद है ना। यस सर। तो यही बात, ये जो बोहर की थ्योरी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है थोड़ी सी, वो हेजनबर्ग की बात कर रही है। उसने कहा कि भाई आप तो कह रहे हैं वेलोसिटी मालूम नहीं है, मैं कह रहा हूं कि दोनों को एक साथ मालूम नहीं कर सकते। बस ये दोनों बातें थोड़ी सी अलग है। बोहर ने ये बात कह दी थी कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो कंसाइज है, तो मोमेंटम कैन बी डिटरमाइन अलोंग विद वेलोसिटी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला हमें बचपन से पता है बेटा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से पता है ना, कल भी बताया था, P इक्वल टू एम वी। अब अगर मुझे P is किसी equal चीज to mv। अगर यस किसी सर। चीज का मुझे मोमेंटम पता चल रहा है, तो इसका मतलब मुझे उसकी वेलोसिटी भी तो पता चल रही होगी ना। यस सर। ये है प्रॉब्लम बोहर और हेजनबर्ग की बात में, ये फर्क है बस। बोहर ने कहा था मोमेंटम मालूम हो सकता है, और जब मोमेंटम मालूम होगा तो वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। और हेजनबर्ग ने कहा कि दोनों एक साथ मालूम ही नहीं कर सकते। ओके सर। ठीक है। अच्छा सर, ये जी जी, बोलिए बेटे। अच्छा, इस टॉपिक के लिहाज से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, आई मीन बेटा वो ये कह सकते हैं एग्जाम में कि क्या मुझे, पूछ सकते पहली हैं? बात तो मुझे ये नहीं पता कि ये रिड्यूस कोर्स का हिस्सा है कि नहीं। दूसरी बात ये कि है। है, तो इसमें वो कह सकते हैं कि डिस्कस हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, अच्छा। उसके जो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, सही है। उसके बाद इसकी एक एक्सप्लेनेशन दे दिएगा, उस एक्सप्लेनेशन में भी यही बात मंजन कर दीजिएगा सारे, कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। अच्छा अच्छा। और डिटरमाइन करने के तरीके को अगर चाहो तो लिख देना कि भाई लॉन्ग वेवलेंथ से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उसकी पोजीशन मालूम हो सकती है, बट इन दोनों को साइमल्टेनियसली अप्लाई करना नामुमकिन है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और साइमल सर, साइमल्टेनियसली से मुराद एक उसी एक वक्त साथ एक साथ या एक एक साथ साथ, एक एक साथ। साथ सही। ये अच्छा चीज। सर, बुक में जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डेल्टा पी एन डॉट डेल्टा एक्स, और वो लिखा हुआ है, मैं ऑलमोस्ट इक्वल साइन टू भूल गई एच, ये वाला। ऑलमोस्ट इक्वल टू, जी, ऑलमोस्ट, हाँ वो ऑलमोस्ट होगा, एक सीधी लाइन ये होगी लिखा और हुआ है। उसके ऊपर एक मद जैसा सिंबल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू। हाँ, ये वाला, हाँ हाँ ऐसे करके। हाँ हाँ बिल्कुल। यस सर। तो सही है फिर। तो हम, अच्छा सही, ओके सर। तो इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट ये वाली बात है, और मैंने यहाँ पे इक्वल लिया हुआ है, क्योंकि मैंने नीचे डिवाइडेड बाय 2 पाई भी तो लिखा हुआ है ना। ओके सर। ठीक है, और कोई सवाल बेटा। यस सर, ये तो शॉर्ट में ही आएगा ना, लॉन्ग में तो नहीं आ सकता नहीं ये वाला? नहीं, ये लॉन्ग में नहीं आ सकता बेटा, शॉर्ट में ही आएगा। सही। ठीक है।
और कोई सवाल बेटा? ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा नहीं। सही है। ओके सर, नहीं क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, तो बाकी बात आपसे इंशाल्लाह एक अनाउंसमेंट और है बेटा। अपकमिंग वीक से थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दोनों सेक्शंस की 2-2 क्लासेस होंगी। थर्सडे को सेक्शन ए की क्लास होती है 5:30 से 6:15, सेक्शन बी उस क्लास में शामिल होगा। और सेक्शन बी की क्लास होती है 7 से 7:45, 7 till 7:45, सेक्शन ए उस क्लास में शामिल होगा, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल। ये अब आपका परमानेंट शेड्यूल है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। क्लियर है? ओके सर। चले, बाकी बात फिर आपसे ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सर।